राष्ट्रीय आय की गणना की जो उत्पाद विधि है या जिसका दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि है, उसका वर्णन बहुत ही संक्षेप में मैं इस वीडियो में करूंगा, बहुत ही सरल तरीके से करूंगा। इसमें क्या है कि इस अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें जितने भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके बाजार मूल्य को जोड़ लिया जाता है। एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ लिया जाता है। फिर इस बाजार मूल्य में से घिसावट व्यय को और निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। इन दोनों को घटाने के बाद फिर उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। संक्षेप में हम लिखना चाहें तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़, जो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। इसमें से घिसावट व्यय को घटा देंगे। घिसावट व्यय घटाने के बाद हमारे पास बचेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी घटाने पर हमारे पास बचेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर हमारे पर एनडीपी प्राप्त होगी। और जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हुई है, उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, नफिया को जोड़ दिया जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त होगा, और यही राष्ट्रीय आय है। इतनी आसान सी विधि है ये। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि में कुछ हमें सावधानियां रखनी होती हैं। एक तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनके क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनका जो उत्पादन है वो बहुत पिछले जो वर्ष थे, लेखा वर्ष थे, उनमें हो चुका है, उनकी वहाँ पर गिनती हो चुकी है। लेकिन जो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय में जो कमीशन लिया जाता है, उस कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय का अनुमान अत्यधिक लग जाएगा। इसी प्रकार सब उपभोग के लिए जो उत्पादन होता है, उत्पादन का कुछ हिस्सा जो अपने खर्च के लिए, अपने उपभोग के लिए रख लिया जाता है, उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। क्योंकि यदि वो उत्पादन का हिस्सा सब उपभोग के लिए न रखा जाता, उसे बाजार में बेचा जाता और बाजार से हमें आय प्राप्त होती। इसी प्रकार शिवम के मकान के आरोपित मूल्य को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। आरोपित मूल्य का मतलब है वस्तु का उपभोग हम स्वयं कर रहे हैं, यदि हम स्वयं उपभोग ना करते उसका, और यदि हम उसको बाजार में बेचते या मकान को किराए पर देते, वो किराया हमें मिलता, वो जो किराया है, वो जो उत्पादन का मूल्य है जो बाजार में बेचा जाता, वही आरोपित मूल्य कहलाता है। ये राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि से संबंधित सावधानियां हैं। अब इसी उत्पाद विधि से संबंधित जो समस्या है,
उसका जो नाम है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना, किसी वस्तु की गणना एक से अधिक बार होना ही दोहरी गणना कहलाता है। और ये जो समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना में, ये उत्पाद विधि में ही पैदा होती है। और वो तब होती है जब गलती से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल करने का मतलब है एक ही वस्तु की गणना एक से अधिक बार हो जाती है और राष्ट्रीय आय का अनुमान अत्यधिक लग जाता है। इसे ही दोहरी गणना की समस्या कहा जाता है। इससे बचने के दो उपाय हैं। या तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाए, ये तो है अंतिम उत्पाद विधि। दूसरी विधि है कि जो वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, केवल उन वृद्धियों को जोड़ लिया जाए। उन वृद्धियों का जोड़ भी राष्ट्रीय आय के बराबर होगा और इसे कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। चाहे अंतिम उत्पाद विधि अपनाई जाए, चाहे मूल्य वृद्धि विधि अपनाई जाए, राष्ट्रीय आय का अनुमान दोनों विधियों में एक समान होगा।